गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल ऑर्गेनेलीज की इस श्रृंखला में आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक शब्द माइट्रो धागा तथा कॉन्ड्रियोन ग्रेन्यूल से मिलकर बना है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिकामय या फिलामेंट सदृश ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि खाद्य पदार्थों में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जो जैविक कार्य करने के लिए काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली जैविक मशीनें हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, संक्षिप्त इतिहास माइटोकॉन्ड्रिया का। सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने इनको धागे जैसी संरचनाएं बताया और इसके बाद में बेंडा ने 1897 में इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इन संरचनाओं में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उनकी खोज वॉरबर्ग ने 1913 में की। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति का पहली बार मिविस ने 1904 में निम्फिया में देखा और पोर्टर एंड पैलेडे ने इनका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। So this is all about the brief history of mitochondria. निम्फिया में सबसे पहले देखा गया प्लांट सेल्स में और पोर्टर और पैलेडे ने इनका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, जिसके बाद में ही हम इनका सारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर जान पाए। नेक्स्ट कम्स ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उपस्थिति तथा वितरण। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाली ऊतकों की कोशिकाओं में अधिकांशतः पाए जाते हैं। क्योंकि हमने इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा है, तो जो भी कोशिकाएं जैविक क्रियाओं में भाग लेंगी एक्टिवली, वहां पे डेफिनेटली वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो अवश्य ज्यादा होगी। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र विचरण करते हैं और जैसा मैंने बताया अभी, जिन क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। इसके बाद में आता है नंबर, साइज एंड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभिन्न जीवों की कोशिकाओं में अलग अलग होती है। जैसा हमने बताया अभी की ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है सैकड़ों से लेकर जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है उनमें 1 लाख या इससे भी अधिक भी हो सकती है। इनका जो आकार है वो कोशिका की कार्यकारी अवस्था पर निर्भर करता है। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो ईस्ट सेल में पाया जाता है और जो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक बेलनाकार रॉड या फिलामेंट, गोल या कणिका रूपी हो सकते हैं और कार्य करने के दौरान ये दूसरा रूप भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि वेसिक्युलर या क्लब शेप रूप भी ये धारण कर सकते हैं। तो ये संख्या और साइज और शेप के बारे में बात हो गई। Now we come to the ultrastructure of mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी भित्ति वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके चारों ओर एक बाह्य और एक आंतर आवरण होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन आवरणों के भीतर जो है 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनको कि हम आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर कंपार्टमेंट है और ये आउटर कंपार्टमेंट है, जिनको हमने चैम्बर भी कहा है, और ये मैट्रिक्स।
तो जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही जो इसकी मेम्ब्रेन्स है, आउटर और इनर, ये दोनों ही ट्राई लैमिनेट यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं। और जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये अनइंटरप्टेड चिकनी और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सीमा बनाने के साथ साथ इसके अवयवों को कोशिका रस से और साइटोसोल से पृथक करती हैं। ये उससे अलग करती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूस है, हम यहाँ देख सकते हैं, अनइंटरप्टेड है ये, और ये इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाकी सेल सेप से और जो साइटोसोल है उससे अलग रखती है। किसी भी स्थान पर ये किसी किसी स्थान पर ये अंतर्वृद्धि जालिका की कलाओं से भी संपर्क में रहती है, और इसके द्वारा जो मेटाबोलाइट्स हैं वो जो कोशिका रस है या जो सेल सेप है उससे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जा सकती है। यानी कि ये एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम भी। नेक्स्ट कम्स टू द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेंट्रल स्पेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ये हम देख रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। ये जो भार है वो इसके इनफोल्डिंग्स के कारण बनते हैं, और जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रिस्टी भी कहते हैं। ये जो उभार हैं इनको हम माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रिस्टी भी कहते हैं। इस डायग्राम में हम इनको और ढंग से देखेंगे। नेक्स्ट कम्स टू दी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स। आउटर चैम्बर जो है, दिस इज आउटर कंपार्टमेंट और आउटर चैम्बर। दोनों बाह्य और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये बनता है, और ये अवकाश जो कोर ऑफ क्रेस्ट में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। इसमें लो विस्कोसिटी और लो डेंसिटी का द्रव भरा हुआ होता है आउटर चैम्बर में। और जो इनर चैम्बर है, इसमें इनर चैम्बर जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आबद्ध अवकाश होता है। ये जो इनर चैम्बर है, ये दोनों इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हमने इनर चैम्बर कहा है। और ये जो अवकाश है ये काफी बड़ा और होमोजीनियस और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये भरा रहता है। दिस इज इनर चैम्बर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो एक जेल की तरह होता है, और इसमें अधिक सांद्रता में प्रोटीन, कुछ लिपिड्स, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, कुछ फिलामेंट्स, कुछ ग्रेन्यूल्स आदि इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। और जो ग्रेन्यूल्स हैं वो मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइवेलेंट कैटायंस के लिए बाइंडिंग साइट्स बनाते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट्स और क्रिस्टी। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट और क्रिस्टी, जो कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स हैं, जिनको हमने क्रिस्टी कहा है। इनकी संख्या जो है वही कोशिका की जो सक्रियता है उसके आधार पर अलग अलग होती है। इनकी संख्या वो बड़ा आकार होने से ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो अधिक होती है। पादप कोशिकाओं में क्रिस्टी जो है बहुधा एक दूसरे से जुड़कर क्लोज्ड लूप का निर्माण करती है, और क्रिस्टी के कारण ही एंजाइम क्रियाओं के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इनफोल्डिंग जब होती है तो एंजाइम्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसकी सरफेस पर ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ये एक क्रिस्टा का स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ये एक क्रिस्टा का स्ट्रक्चर है। बाकी हमने यहाँ पे देखा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर एंड मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स का क्या संगठन है वो भी हमने देखा। मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है वो भी हमने देखा। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो विशिष्ट जगह है जहाँ क्रेब्स चक्र के समय हाइड्रोजन ग्रहण किए
विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयन और ऊर्जा मुक्त करते हैं, और मुक्त ऊर्जा से प्रचुर ऊर्जा वाले एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 73% प्रोटीन, 25 to 30% लिपिड्स होते हैं, और कुल लिपिड का लगभग जो 90% भाग है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। बाकी जो 10% पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ए तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा सल्फर, कॉपर, आयरन के जो कंपाउंड्स हैं वो भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ये हमने पहले भी बात की है। और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। दिस इज दी केमिकल कंपोजिशन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अल्प मात्रा में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कहते हैं, और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषण करने में भी। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम, यहाँ पर भोजन के तीनों मुख्य घटक कोशिका द्रव्य में विघटित होते हैं। यहाँ ये क्रेब्स चक्र के या ट्राई कार्बोक्सिल चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं। इस चक्र में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ईटीएस में प्रविष्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से एंजाइम्स भाग लेते हैं, एंजाइम्स और को एंजाइम्स भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स और इसकी कलाओं में, इसकी मेम्ब्रेन्स में विभिन्न एंजाइम्स जो हैं वो वितरित रहते हैं, और इसको हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ कम्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके पहले हम जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स हैं उसके उसमें जो एंजाइम्स हैं उनमें हम कुछ और जोड़ना चाहें तो ये जो रेस्पिरेटरी चेन या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में के साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और क्रेब्स चक्र तथा फैटी एसिड साइकिल के जो अधिकांश एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स को एंजाइम्स और भी अनेक प्रकार के इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक या अधिक डीएनए अणु होते हैं। ये डबल हेलिक्स वाले और हाईली कॉइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कुंडलित होते हैं ये। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अपने आप अपनी रेप्लिकेट्स बना सकता है, डुप्लीकेट करके अपने आप को। और कुछ बातों में ये जो अपना न्यूक्लियर डीएनए होता है उससे कुछ बातों में ये भिन्न होता है, एग्जैक्टली उसके उसके जैसा नहीं होता है। इसकी अपनी वापस जो पुनः सामान्य अवस्था में आने की क्षमता है वो न्यूक्लियर डीएनए से अधिक होती है, और ये अधिक ताप पर ही डीनेचर हो सकता है, कम ताप पर ही डीनेचर नहीं हो सकता। ये जो है डीएनए, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए की भांति सर्कुलर होता है। ये कुछ फर्क है, इसके अंतर है इसमें जो कि इसको न्यूक्लियर डीएनए से पृथक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसमें एमआरएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल जो एमआरएनए है ये जो केंद्रक में पाए जाने वाला आरएनए से भिन्न होता है। इसका संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका द्रव्य की तरह जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ये जो है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटे, और जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उससे मिलते जुलते होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए
में जो राइबोसोम्स हैं ये बैक्टीरियल राइबोसोम से ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सभी जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स का सेंटर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउसेस होते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों से बने एंड प्रोडक्ट्स शुगर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स में ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा CO2 और H2O उत्पन्न करते हैं और ये ऊर्जा जो है वो जैविक कार्यों में काम आती है। इसके अलावा यॉक फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब oogenesis के समय ये एग में यौग निर्माण में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया में जो क्रिस्टी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के पास में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और इस प्रकार से ये यौग निर्माण करने में काम आता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इन डेवलपिंग स्पर्म। इसका जो दूसरा जो काम है वो जो स्पर्म है उनमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण करना है। फेट मेटाबॉलिज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम आता है। वोथोन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त वसा संचित रहती है और ये अंकुरित होते बीजों की डायस्टोलिक एक्टिविटी में सहायक है। एंड देन लास्ट, सिक्रीशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन पाचन के आवश्यक एंजाइम होते हैं जो सिंथेटिक और अपघटनी क्रियाओं में भाग लेते हैं। नाउ कम्स द बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से इसका बायोजेनेसिस होता है, तो इसमें दो मेथड हैं बायोजेनेसिस के इसके। वन इज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बाय बर्डिंग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लंबाई में बढ़ जाते हैं और इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो 2 या 3 सेप्टा बना लेती हैं जो कि 2 या 3 खंडों में बांटकर नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करते हैं। एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉरिसन 1966 के अनुसार कोशिका द्रव्य के जो मेम्ब्रेन सिस्टम में जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाकर और इसमें जो कोशिका द्रव्य है इसमें बेलनाकार स्ट्रक्चर बनाती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जो कि कर्व रूप धारण करके और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड वन मोर इज देयर फ्रॉम द प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया। इस मत के अनुसार कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको कि हम प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और उनसे दोहरी भित्ति वाले माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है आकार में बड़े होकर। इस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना ब्रीफ हिस्ट्री, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर, साइज एंड शेप। इसके बाद में हमने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जिसमें हमने ये स्ट्रक्चर देखा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वन क्रिस्टा एंड देन फंक्शंस, केमिकल कंपोजिशन, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।